गुजरात की बात। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। गुजरात की सभी 6 महानगर पालिकाओं में बीजेपी को साफ बहुमत मिला है। राजकोट, भावनगर, जामनगर, सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा सभी जगह बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, लेकिन वो बीजेपी से बहुत पीछे है। सूरत में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां कांग्रेस अभी तक 5 सीट जीत पाई है। लगातार यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे है बीजेपी से। और आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा है कि नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए गुजरात के लोगों को दिल से बधाई। यानी कि आम आदमी पार्टी की जो वहां पर शुरुआत एक तरह से हुई है, अच्छी सूरत में प्रदर्शन देखा जा रहा है, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आया है। हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल। गुजरात में जो जीत रही है बीजेपी की, जो अच्छा प्रदर्शन रहा है, ये लगातार दोहराया जा रहा है अखिलेश। और कांग्रेस का प्रदर्शन दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, लेकिन काफी पीछे है कांग्रेस। बीजेपी एक दफा फिर जिस तरह से बीजेपी की जीत यहां पर दिखाई दी है, तो उसको आप किस तरह उसका आकलन करते हैं? बड़ी जीत है नगमा बीजेपी के लिए ये, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव गुजरात में होने जा रहा है। हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था कि बीजेपी बमुश्किल गुजरात जीत पाई थी, और तब कांग्रेस पार्टी ने बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी को गुजरात में दी थी। लेकिन अब जबकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उससे ठीक पहले ये जो 6 नगर निगम है, यहाँ पर बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है। भारी का शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो आंकड़े और रुझान आए हैं उसके मुताबिक 70-80% से भी ज्यादा सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। मिसाल के तौर पर आप राजकोट की बात करें तो वहां पर केवल 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई है, बाकी सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली है। और इस तरह से सूरत, जहां पर कि 1990 से यानी 30 साल से बीजेपी निगम में काबिज है। अगर हम जामनगर की बात करें तो वहां पर 1995 से बीजेपी सत्ता में है। तो ऐसे में बहुत लंबे समय से ये गढ़ रहे हैं बीजेपी के तमाम निगम। और एक बार फिर इन चुनाव परिणामों ने, रुझानों ने इस बात को साबित किया है कि ये तमाम जो शहरी क्षेत्र हैं ये बीजेपी का गढ़ हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपानी का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये नतीजे यही बताते हैं कि गुजरात किस तरह से बीजेपी का गढ़ बन चुका है। मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी ने जरूर चौंकाया है, क्योंकि सूरत में करीब 21 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। अरविंद केजरीवाल उससे काफ़ी खुश भी नजर आए। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि इसके पीछे वजह यह है कि वहाँ पर पाटीदार आरक्षण समिति जो है पास, उसने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था, और आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति के तहत तमाम पटेलों को, पाटीदारों को वोट टिकट दिया था। तो शायद ये एक बड़ी वजह जिसके चलते सूरत में आम आदमी पार्टी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे चली गई है, नंबर 3 पर चली गई है। और अगर हम पूरे सभी 6 निगमों की बात करें तो बीजेपी काफी आगे है और कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर है, लेकिन बहुत पीछे है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस को आगे कितना काम अभी गुजरात में करना है। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश। तो ये साफ है कि गुजरात जो है वो बीजेपी का गढ़ बन गया है, और वहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। स्थानीय निकाय के चुनावों में सूरत में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कांग्रेस वहां पर काफी पीछे है। पर यह भी साफ है कि कांग्रेस को काफी काम करना है गुजरात में, अगर उसे टक्कर देनी है बीजेपी को। तो 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। और आइए आपको एक दफा फिर दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में क्या कहा है। उन्होंने सरकार को अहंकारी कहा और कहा कि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है। किसान बार बार कह रहे हैं उन्हें ये कानून नहीं चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें ये समझाने में लगी हुई है कि कानून उनके लिए है और प्रधानमंत्री किसानों से बात नहीं कर रहे। हमारे साथ प्रियंका गांधी जी हैं, मथुरा में महापंचायत करी है। मैम, आपकी वेस्टर्न यूपी में 4थी महापंचायत, और आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अहंकारी हैं और साथ में साथ कायर भी। उन्होंने, आपने बड़े स्ट्रांग वर्ड्स बोले हैं। ऐसा क्यों कहा आपने मैम? क्योंकि अगर एक नेता ये समझ नहीं पा रहा है कि लाखों लोग बॉर्डर पे, लाखों किसान प्रताड़ित हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं 90 दिनों से,
और अगर उनसे बात करने के लिए नहीं आए, उनकी समस्या समझने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि किसानों की बुद्धि से बड़ी है, तो अहंकारी ही होंगे, क्योंकि वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये किसानों के लिए बनाया, हमने किसानों के लिए है। किसान कह रहा है भैया हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए नहीं है ये कानून हमें मार डालेंगे। आप सुन नहीं रहे तो अहंकार नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैम अब ये बीजेपी कह रही है कि ये पूरा जो किसान आंदोलन है वो पॉलिटिसाइज कर दिया है। अच्छा। आप महापंचायतें कर रही हैं, जयंत चौधरी भी कर रहे हैं, आप इसमें राजनीति कर रहे हैं और किसानों को भ्रम में डाल रहे हैं, उनका सीधा आरोप है आप लोगों पर। अच्छा, तो सुनिए, अगर किसान, उसका मतलब है कि भाजपा के नेता किसान को समझ नहीं पाए। अगर किसान खुद आकर वहाँ बैठा है बॉर्डर पे 90 दिनों से, 215 किसान शहीद हुए हैं, तो इसमें राजनीति की कौन सी बात है बताइए? इसमें किसने राजनीति की है? जब जब ये कोने में आ जाते हैं और इनकी आलोचना होती है, जब जनता को इनकी नीतियाँ पसंद नहीं आती, तब ये दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो बहाना मारते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते, कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने किया इसलिए हम भुगत रहे हैं, हमें करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? सबसे बड़ी राजनीति करने तो वाले तो ये लोग हैं। मैम एक छोटा सा सवाल है आपसे, मुजफ्फरनगर की रैली कवर कर रहा था मैं आपकी, आपने बोला कि मैं गद्दारी नहीं करूंगी आपके साथ, किसानों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। उत्तर प्रदेश की जनता, आप लगातार हैं, आप इलाहाबाद गई, निषादों की बात की, आज आपने उनके लिए अनाउंस भी किया है कि आप 10 लाख रुपए भी देंगी। ये मेरे लिए हल्के मामले नहीं है, ये मेरे लिए ऐसे मैं नहीं बोलती हूँ। आप आती रहेंगी? बोलती हूँ तो दिल से बोलती हूँ, सच्चाई बोलती हूँ। मुजफ्फरनगर, आप, हमें याद है जब दंगे हुए थे पिछली बार, आप वहाँ पर आई थी, आप रुकैया के घर पे गई। मुझसे अभी भी टच में, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे हर 2-3 दिन मुझे मालूम है कि उनकी शादी कहाँ हुई है, उनकी फोटो है मेरे पास, सब कुछ है। मैं छोड़ती नहीं हूँ लोगों को। मैम अब लोग लोग ये कह रहे हैं, जब आप रैली में आ रही थी वो बात हो रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि अब प्रियंका गांधी को, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो इसलिए जुड़िए क्योंकि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये आपके आने से पहले स्टेज पर अनाउंस हो रहा था। तो क्या उनकी बातों पर को कैसे देखें हम कि प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है? मैम मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। जनता की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है, चाहे जनता दुखी हो। किसी को, जैसे आपने कहा, पिछले साल मुजफ्फरनगर गई, मैं मेरठ गई, मैं बिजनौर गई, इस साल भी जा रही हूँ। किस लिए? क्योंकि लोग दुखी हैं, लोग चाहते हैं कि कोई उनकी सुनवाई करे, कि उनकी जो, जैसे ये लड़की जो मेरे पास आई, कोई उनकी, अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो वो चाहती है कि सुनी जाए, उसकी आवाज़ कहीं पहुँचे जहाँ पे उन्हें न्याय मिले। तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मेरा कर्तव्य ये है कि उनकी आवाज़ ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से उन्हें न्याय मिले। मैम आखिरी सवाल, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कुछ जगहों पर 100 रुपए के ऊपर हो गए। आपको लगता है मैम कि थोड़ा विपक्ष को और मजबूती के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए? आपने रैली में बात बोली, लेकिन हम देखा था सुषमा जी, तमाम लोग सिलेंडर लेके आ जाते, तो उस तरीके से मजबूती के साथ विपक्ष इस मुद्दे को तो रखे थे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टेबल पे। देखिए, हम तो मजबूती से करते हैं, आप दिखाइए ना। मैडम हम तो दिखाते हैं टीवी में। आप ही दिखाते हैं, लेकिन बाकी मीडिया तो नहीं दिखाती ना, तो आप दिखाइए। हम तो मजबूती से लड़ रहे हैं। और हम कितना देखेंगे यूपी में कितना देखेंगे प्रियंका गांधी को हम लोग? मैं लड़ूंगी जहाँ जहाँ अन्याय है, मैं न्याय के लिए लड़ूंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर रैलीज। ये प्रियंका गांधी जी उन्होंने कहा था कि वो लगातार लड़ती रहेंगी और वो यूपी की जनता में रहेंगी, और लगातार उनका यही कहना है कि ये उनका कर्तव्य है लोगों के बीच आकर के उनकी बात करना का। सहयोगी संजय कौशिक के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। टूल किट केस में आरोपी बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत मिली है। 1 लाख के मुचलके पर पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। आज पुलिस ने 4 दिन की और रिमांड की गुजारिश की, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के सबूतों को अधूरा बताया। जज ने कहा कि सबूत अधूरे हैं और 22 साल की लड़की का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ऐसे में कोई कारण नजर नहीं आता कि उसे जेल में रखा जाए। टूल किट मामले के दूसरे आरोपी शांतनु मुलुक की जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई कल होगी और ये सुनवाई वर्चुअल मीडिया के जरिए होगी। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर डिटेल्स के साथ। दिशा रवि की जो और पुलिस ने कस्टडी मांगी थी, अब कोर्ट ने उसे इनकार किया है, तो जेल में नहीं रखा जाएगा। 1 लाख के मुचलके पर उन्हें छोड़ा जा रहा है। इस मामले में अब आगे और क्या देखा जा रहा है? कल वर्चुअल सुनवाई भी होनी है दूसरे आरोपी की। मुकेश, देखिए, आज दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट में पेश करने के बाद ये कहा कि दिशा रवि की 4 दिन की पुलिस रिमांड और चाहिए, क्योंकि दिशा रवि और निकिता को सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। लेकिन जैसे ही कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उसी वक्त दूसरे कोर्ट से यानी सेशंस कोर्ट से ये खबर आई
कि सेशंस कोर्ट ने दिशा रवि को 1 लाख के नीचे मुचल के और उतनी ही सिक्योरिटी पर ज़मानत दे दी है। उसके बाद से दिशा रवि की जो पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी गई और दिशा रवि फ़िलहाल जो तिहाड़ जेल है वहाँ पर पहुँच गई हैं और तिहाड़ जेल में यहाँ पर जो बेल ऑर्डर है वो वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जो लीगल कार्रवाई होती है उसके बाद दिशा रवि को आज देर शाम तक रिहा कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल पुलिस जो है या हो सकता है कि जो आज का बेल ऑर्डर है उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाए, लेकिन अभी जो बाकी के 2 आरोपी हैं शांतनु और निकिता वो भी दिल्ली में ही हैं और उनसे कल से लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस का कहना ये है कि अभी कल भी इन लोगों से पूछताछ होगी। हालांकि जो शांतनु है इस मामले में आरोपी, कल उसने भी बेल ऑर्डर लगा दिया है और कल उस पर वर्चुअल सुनवाई होगी। जी धन्यवाद आपका मुकेश। और मध्य प्रदेश के दामोह की खबर, दामोह जिले से सटा तहसील के एक सेकंड एडिशनल सेशंस जज ने एक केस की ऑर्डर शीट की कॉपी में केस के आरोपी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि पुलिस वाले भविष्य में उन पर गंभीर झूठे आरोप लगा सकते हैं और कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल ये केस 2019 में हुए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़ा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह। इस मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में चल रही है। ये मामला तब गरमाया जब सुनवाई कर रहे सेकंड एडिशनल सेशंस जज ने अपनी ऑर्डर शीट में लिखा कि जिस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं उसकी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है, मगर आरोपी बहुत प्रभावशाली और राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति हैं और आरोपी उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज से आवेदन कर चुके हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज ने झूठा पाया और आवेदन को निरस्त कर दिया। लेकिन अब आरोपी पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत दबाव बना रहे हैं। अब जज ने इस मामले में जिले के चीफ सत्र न्यायाधीश से यह मामला किसी और जज सौंपने की अपील की है। मुझे नहीं मालूम कि उनने किस परिप्रेक्ष्य में ये लिखा है। बीएसपी विधायक रामबाई के पति का मामला चल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु मध्य प्रदेश सुचारू चल रहा है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये सब स्थितियाँ कांग्रेस की सरकार के समय जरूर थी। वो 15 महीने में कांग्रेस ने अराजकता का माहौल बनाया था और 15 महीने में तो लोगों को गिरफ्तार नहीं किया अपनी सरकार बचाने के लिए। हमने कभी भी किसी को भी संरक्षण नहीं दिया और ना मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अपराधी की जो जगह है वो शिक्षों के पीछे है और ये सुनिश्चित होगा। ये जो मुद्दा आप कह रहे हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर न्यायपालिका के मुख्य पदों पर बैठे हुए हमारे जज महोदय को ऐसा लगेगा कि उनकी जान को खतरा है, पर आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लें अराजकता की स्थिति है। लगातार राजधानी में भी बलात्कार हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में मध्य प्रदेश फिर से नंबर 1 हो गया। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा सरकार को करना चाहिए और एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते इस मामले को हम लोग सदन में उठाएंगे। ये पथरिया से विधायक है श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह। गोविंद सिंह उनके पति हैं और यही इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड, जो कांग्रेस के नेता थे, 2019 में उनकी हत्या हुई थी और क्यों 15 महीने तक कमलनाथ की सरकार में उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर है और ये इनका बंगला है। अब आप सोचिए कि उस वक्त इतना रसूख था क्योंकि कमलनाथ सरकार अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं थी। एक विधायक की संख्या बहुत अहम थी। बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय। सबका समर्थन कमलनाथ को मिला था और ये सरकार को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी था और शायद इस वजह से अपने ही नेता के हत्या के आरोपी को भी उस मामले में उसके परिजनों को कमलनाथ सरकार में न्याय नहीं मिला। तब बीजेपी विपक्ष में थी और उस वक्त गोविंद सिंह खुलेआम विधानसभा परिसर में घूमते देखे गए थे। तस्वीरें हमने कैद की थी, जबकि उस वक्त भी वो फरार थे। 3 हत्या का उनके ऊपर मामला चल रहा है, जिसमें से 2 तो कांग्रेस के ही नेता हैं। उसके बावजूद वो जब परिसर में घूम रहे थे तब बीजेपी ने, जब हमने खबर दिखाई तो बीजेपी ने सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला माना। ये भी माना कि कमलनाथ सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, लेकिन अब बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। बावजूद इसके एक विधायक की संख्या इतनी अहम है कि फरारी में घूमने के बाद एक जो मौजूदा न्यायाधीश हैं वो अपने ऑर्डर शीट में लिखते हैं कि अभियुक्त गण और पुलिस की मिली भगत से उनको खतरा है, उन पर मिथ्या आरोप लगाए जा सकते हैं और कोई भी अप्रिय घटना उनके साथ हो सकती है। बावजूद इसके रामबाई अपने, चूंकि वो विधायक हैं तो वो विधानसभा में मौजूद ज़रूर हैं, वो
पुरानी सरकार में मुख्यमंत्री को अपना सबसे बड़ा हितैषी बताती थीं। मौजूदा सरकार में बीजेपी के 2 नेताओं को वो अपना रिश्तेदार बता चुकी हैं। भूपेंद्र सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री, गोविंद सिंह, ये सारे लोग सागर से ही आते हैं और इसके बावजूद एक मौजूदा न्यायाधीश को लिखना पड़ रहा है। हालांकि ये भी बात है कि पुलिस की तरफ से भी जो एसडीओपी हैं उन्होंने भी एक शिकायत दी है और उनका कहना है कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने उनको अपमानित किया है और उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है, उनको कोर्ट रूम में बुलाकर कई घंटों तक खड़ा रखा गया। इस तरह की शिकायत उन्होंने भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो इंगित कर रहे थे कि क्योंकि ये मामला 7 फरवरी का और उसके बावजूद जो प्रदेश के आला नेता या जो और अधिकारियों को इस मामले में उनको संरक्षण या संज्ञान में लेना था वो नहीं दिख रहा है। तो अब ये बड़ा बहुत गंभीर मामला है कि 2 सरकारों ने एक अपराधी को एक तरह से जिनके ऊपर जो लोअर कोर्ट से कन्विक्टेड भी हैं उनको इस मामले में बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में एक अचरज वाली बात है और न्यायाधीश को लिखना पड़ रहा है कि जो पुलिस है, जो अभियुक्त हैं, वो उनके खिलाफ मिथ्या आरोप लगा सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, ये एक बड़ा मामला है जिसमें एक सिटिंग जज को ये लिखना पड़ रहा है कि उनको खतरा हो सकता है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि हो सके तो मामले को किसी और न्यायालय में ट्रांसफर कर दीजिए। और हजारों करोड़ रुपए के कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से करीब 1 घंटे पूछताछ की। सीबीआई ने कल रुजिरा की बहन से भी पूछताछ की थी। सीबीआई टीम से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे के घर पहुंची थी। कुछ दिन पहले सीबीआई ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसी दौरान अभिषेक बनर्जी की पत्नी की भूमिका की बात सामने आई। टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, लेकिन बीजेपी इस बात से इनकार करती है कि सीबीआई की जांच राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी के बीवी और उनकी साली के क्वेश्चनिंग को लेकर राजनीतिक तापमान इस राज्य में जरूर बढ़े हैं। आज सुबह सीबीआई के जांच अधिकारी यहां पहुंचने से पहले ममता बनर्जी खुद यहां पे पहुंची। उन्होंने अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की सीबीआई के द्वारा सवाल जवाब शुरू होने से पहले। आज सीबीआई के जो जांच अधिकारी यहां पे आए थे उन्होंने अभिषेक बनर्जी के बीवी रुजिरा बनर्जी से सवाल जवाब की। कोयला कांड में जो सवाल है उन सवालों को लेकर उन्होंने कुछ जो जवाब उनको चाहिए था इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ पे आए। लेकिन उनके आने से पहले ही, जैसे मैं कहा, ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची और राजनीतिक माहौल और राजनीतिक उछल पुछल इस मामला को लेकर जिस तरह से इस राज्य में दिखाई दिए है वो खबरों में ज़्यादा रही है, क्योंकि जो तथ्य है, जो जांच है, उसको लेकर इतनी बात नहीं हुई है। ये मामला पहले ही दर्ज किया गया था, सीबीआई का जांच पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद चुनाव के समय में जो अभिषेक बनर्जी के बीवी और उनके साली के साथ जो सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू हुआ है, इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधी पक्ष के खिलाफ, और खास करके पश्चिम बंगाल में जहां पे चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। राजनीतिक जो सभा है उसमें भी इस केस के बारे में बात किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के सभा है या तृणमूल के सभा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वो इससे डरेंगे नहीं, तृणमूल कांग्रेस का भी वही कहना है। और ममता बनर्जी का यहाँ पे आना सीबीआई जांच अधिकारियों से पहले शायद इसी वार्ता को आगे ले जाने के लिए वो यहाँ पे आए। सवाल जवाब आज के लिए खत्म हुई है, लेकिन ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। राजनीतिक उछल पुछल चुनावी माहौल में शायद खबरों में ज्यादा ही रहेगी। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के लाल किला मामले में पुलिस को जिस लखा सिधाना की तलाश है, उसने आज बठिंडा में रैली की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के गांव महराज में हुई इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने खुद को रैली से दूर रखा। लखा सिधाना ने ये रैली दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग के साथ की।
दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सोरम गांव में आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत का मामला तूल पकड़ रहा है। इस घटना को लेकर 26 फरवरी को एक महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें इलाके के सभी जिम्मेदार लोग हिस्सा लेंगे। साथ ही गांव के लोगों ने थाने में मारपीट की तहरीर भी दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का भी नाम है। बताया जा रहा है कि संजीव बालियान एक किसान की तेरहवीं में गए थे, जहां आरएलडी कार्यकर्ता भी पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच मारपीट हो गई। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की, जिसपे कुछ लोग घायल नजर आ रहे हैं। जयंत ने लिखा कि किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। इन कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे गांव वाले। सोरम गांव में राजवीर सिंह की 13वीं थी। रस्म पगड़ी पे मैं वहां मौजूद था और बड़े दुख की बात है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता रस्म पगड़ी में एक परिवार जिसमें किसी की मौत हुई है, उसके दरवाजे पे पहुंचे, बदतमीजी शुरू कर दी, नारे लगाना शुरू कर दिया। फिर गांव वालों ने उनको वहां से भगा दिया। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची। मैंने पुलिस को कहा मैं कोई कार्रवाई इस तरह की मेरी तरफ से नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यही है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। चुनाव मेरे सामने लोकदल लड़ा है, उनका आगे भी भविष्य में स्वागत है कि वे चुनाव लड़े। दुख की बात यही है कि क्या 13वीं और इस तरह के शादी ब्याह और 13वीं, क्या उन्हें हम राजनीति से अलग रख सकते हैं? बेंगलुरु में निजी और सरकारी अनुदान से चलने वाले स्कूलों के मैनेजमेंट और शिक्षकों ने आज प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि राज्य सरकार ने 30% फीस माफ करने का जो आदेश जारी किया है, स्कूल को दिया है, उसे वापस लिया जाए, क्योंकि पहले से ही उन्हें पूरी सैलरी नहीं मिल रही और अब 30% अगर फीस कम की जाएगी तो उन पर और ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट के लोगों ने बेंगलुरु के मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक एक रैली निकाली है। और सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। 20 फरवरी तक लगातार 12 दिन तेल के दाम बढ़े। इसके बाद 2 दिन कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल भी 35 पैसे प्रति लीटर और महंगा हुआ। महानगरों में सबसे ज्यादा मुंबई में तेल की कीमत है। यहाँ पेट्रोल 97 रुपये 34 पैसे है और डीजल 88 रुपये 44 पैसे। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये 93 पैसे है और डीजल 81 रुपये 32 पैसे। इसके अलावा देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार है। और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं, इसलिए कीमतें बढ़ी हैं। माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो महाराष्ट्र हो, ऐसे ये समीक्षा करना सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करती है सही नहीं, और ये बात सही है, टैक्स कलेक्शन भी किया जाता है। आज कोरोना के समय में देश की अर्थनीति जिस प्रकार की खराब स्थिति में पहुंची थी, उस स्थिति में आमदनी राज्य सरकारों की हो या केंद्र सरकार की हो, आमदनी लॉकडाउन के कारण ना के बराबर हो गई थी। उस समय में जो टैक्स के माध्यम से कुछ संग्रहित राशि है, उसमें हमने इस बार बजट में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए व्यवस्था किया है। हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग को 137% बढ़ाया है। किसानों की खर्चे बढ़ाए हैं। रेलवे सेक्टर, रोड सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री में एयरपोर्ट्स बनना, बड़े बड़े कारखाना बनना, जिसके कारण देश में मैंडेज श्रम दिवस नए बनने वाले हैं, लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 30% ज्यादा खर्चा पिछले साल से किया जा रहा है। आखिर ये रिसोर्स हम लाएं कहां से? कुछ चीज अमेरिका के अंदर बर्फाली तूफान के कारण वहां भी थोड़ा उत्पादन रुका हुआ है। ये सारा विषय धीरे धीरे अस्थायी हम मानते हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आम लोगों को राहत देने के लिए अब तक 5 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया है। पश्चिम बंगाल ने 1 रुपये प्रति लीटर, असम में 5 रुपये प्रति लीटर, मेघालय 7 रुपये प्रति लीटर और नागालैंड ने 2 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पे और 1 रुपये डीजल पर घटाया है और राजस्थान ने 2%।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लेकिन आग लगी हुई है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और सरकार का या राज्य सरकारों का एक दूसरे के ऊपर आरोप, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि वो एक्साइज ड्यूटी कम करें तो कीमत कम हो सकती है। 5 की बात में इस वक्त इतना ही।